डियर स्टूडेंट्स, आज मैं एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर। मेरा नाम है मोहम्मद रिजवान ख़ान और आज से हम एक नए सिलसिले का आगाज़ करने जा रहे हैं जिसमें जो 10th क्लास की फ़िज़िक्स है उसके तमाम जो एक्सरसाइज के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं उनको हम हर वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए आज सबसे पहले जो हमारे पास वीडियो है वो है यूनिट नंबर 10 सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के मुताबिक। तो चलिए टाइम ज़ाय के बगैर हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का वो है अ ट्रांसवर्स वेव ऑन अ स्ट्रिंग हैज एन एम्पलीट्यूड ए, अ टाइनी स्पॉट ऑन द स्ट्रिंग इज कलर्ड रेड, एज वन साइकिल ऑफ द वेव पासिस बाई, व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई द रेड स्पॉट। पूछा ये जा रहा है कि ट्रांसफर वेव है एक स्ट्रिंग के ऊपर, उसका जो एम्पलीट्यूड है वो ए है। एक स्ट्रिंग के ऊपर ट्रांसफर वेव ट्रेवल कर रही है और उसका जो एम्पलीट्यूड है वो ए है। आपको पता है कि एम्पलीट्यूड क्या होता है ट्रांसफर वेव का, तो जो मीन पोजीशन से वेव के पार्टिकल्स का जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है उसको कहा जाता है एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव। अ टाइनी स्पॉट ऑन द स्ट्रिंग इज कलर्ड रेड। अब इस वेव के ऊपर एक छोटा सा जो नुक्ता है उसको रेड कलर किया गया है। एज वन साइकिल ऑफ द वेव पासिस बाई, जब एक साइकिल कंप्लीट होता है वेव का, व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द रेड स्पॉट, तो वो जो रेड स्पॉट है वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है। तो देखिए हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए यहाँ पर, एक है ए, दूसरा बी है 2a, सी है 1/2a और डी है 4a। देखेंगे इनमें से कौन सा ठीक है। ये हमारे पास एक स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग के ऊपर हम यहाँ पर ये एक रेड स्पॉट ले लेते हैं। अब जब ये रेड स्पॉट अपनी मीन पोजीशन पर रहते हुए ऊपर नीचे ऑसिलेट करेगा तो वेव जो है वो आगे की तरफ ट्रेवल करेगी और ये हमारे पास वेव, ये एक पूरा इसका साइकिल है। जिधर से ये स्टार्ट हुआ था, इसका ये स्टार्टिंग पॉइंट है, वहीं पर ये अब एंड पॉइंट पर चला जाएगा ये वाला रेड स्पॉट और वेव का ये एक साइकिल कंप्लीट हो जाएगा। अब इसका जो एम्पलीट्यूड दिया जा रहा है वो है ए, ये है उसका एम्पलीट्यूड ए। इसी तरह ये नीचे की तरफ में ये भी इसका एम्पलीट्यूड है ए। अब देखें ये वेव आगे की तरफ ट्रेवल कर रही है, ये जो रेड स्पॉट है ये अब किधर ट्रेवल करेगा, ये ऊपर की तरफ जाएगा यहाँ पर, तो ये इसका एक ए हो जाएगा 1a, यहाँ पर इसका 1a हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक। अब ये नीचे आएगा दोबारा मीन पोजीशन की तरफ, तो यहाँ से यहाँ तक ये इसका हो जाएगा 2a। फिर मीन पोजीशन से अब ये दूसरी साइड पर नीचे की तरफ ये यहाँ से यहाँ पर आएगा तो यहाँ पर हो जाएगा ये 3a और इधर से इधर तक ये वापस जाएगा। अब दोबारा इधर से इसने अपना जो जर्नी है वो स्टार्ट किया था तो ये हो जाएगा 4a। तो ये a, ये a, ये a और ये मिलकर कितने बन जाते हैं 4a। तो हमारे पास जो ऑप्शन नंबर होगा इसका, ऑप्शन नंबर डी फर्स्ट का, वो ठीक होगा 4a। उसके बाद दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अफेक्ट द पीरियड ऑफ द मैस स्प्रिंग सिस्टम। जो मैस स्प्रिंग सिस्टम होता है उसका जो टाइम पीरियड होता है उसको नीचे जो दिए गए हमारे पास ऑप्शन है इनमें से कौन सा जो ऑप्शन है वो इफेक्ट नहीं होता, उस पर असरअंदाज नहीं होता। पहला है मैस, दूसरा है स्प्रिंग कांस्टेंट, तीसरा है एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन और चौथा है ऑल ऑफ द अबव इफेक्ट द पीरियड। अब हमने बताना है कि कौन सा जो होगा इनमें से वो इसको इफेक्ट नहीं करता। तो देखिए जो टाइम पीरियड होता है मैस स्प्रिंग सिस्टम का वो मैं लिखता हूँ T इज इक्वल टू 2 m डिवाइडेड बाई k अंडर द रूट। अब ये जो 2 है यहाँ पर कांस्टेंट है, m जो है वो मैस है, यानी कि मैस बढ़ाने से टाइम पीरियड बढ़ेगा, डायरेक्ट रिलेशनशिप है। और ये k नीचे और ये k स्प्रिंग कांस्टेंट है, इसका इसके साथ इनवर्स रिलेशन है क्योंकि ये इससे नीचे लिखा हुआ है, डिवाइड हो रहा है। k बढ़ाने से टाइम पीरियड कम होगा, k कम करने से टाइम पीरियड बढ़ेगा। तो जो पहला ऑप्शन है मैस ये नहीं हो सकता क्योंकि वो इफेक्ट करता है। दूसरा ऑप्शन है स्प्रिंग कांस्टेंट, ये भी नहीं हो सकता अब क्योंकि ये भी इस फार्मूले में मौजूद है, इसको भी कम या ज्यादा करने से टाइम पीरियड पर असर पड़ेगा। तीसरा ऑप्शन है एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन, तो ये ठीक होगा ऑप्शन नंबर इसका सी, एम्पलीट्यूड ऑफ
वाइब्रेशन। क्यों ठीक है ये? क्योंकि एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन यहाँ पर एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन इस फार्मूले में मौजूद नहीं है, तो एम्पलीट्यूड को बढ़ाएंगे या कम करेंगे टाइम पीरियड पर कोई असर नहीं पड़ेगा। और जो चौथा है ऑल ऑफ द अबव इफेक्ट द पीरियड, तो ऑल ऑफ द अबव नहीं हो सकता क्योंकि मास और स्प्रिंग कांस्टेंट इसको इफेक्ट करते हैं। उसके बाद तीसरे पे चलते हैं, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m ऑसिलेट्स ऑन द एंड ऑफ अ स्प्रिंग। एक ऑब्जेक्ट है जिसकी मास है m, ये एक स्प्रिंग के एंड पर ऑसिलेट कर रहा है, स्प्रिंग के साथ बंधा हुआ है और ये इसमें ऑसिलेशन पैदा हो रही है, ऊपर नीचे मूव कर रहा है। टू डबल द पीरियड रिप्लेस द ऑब्जेक्ट विद वन ऑफ मास। अब अगर आप ये चाहते हैं जी कि इसका जो टाइम पीरियड है ये डबल कर दिया जाए, तो मास जो ऑब्जेक्ट होगा वो आप कितनी मास का लेंगे? इस मास को हटाकर कोई दूसरी मास लेंगे तो आपको कितनी मास वाला जो ऑब्जेक्ट है वो लेना पड़ेगा। तो देखें फिर यहाँ पर यही वाला फॉर्मूला हमें अप्लाई करना पड़ेगा टाइम पीरियड वाला। तो T इज इक्वल टू 2 पाई m डिवाइडेड बाई k अंडर द रूट। अब हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन है 4। पहला है A 2 मीटर, B है m/2, C है 4 मीटर और D है m/4। अब इधर हमने टाइम पीरियड को क्या करना है? डबल करना है। डबल करने के लिए हमें जो ऑप्शन नंबर होगा इसमें सी वो ठीक होगा, यानी कि 4 मीटर। वो कैसे ठीक होगा? तो देखिए यहाँ पर हम 4 पुट करते हैं। जब 4 पुट करेंगे तो ये नया टाइम पीरियड टी प्राइम हमारे पास जो आएगा आपको होगा 2 पाई और m की जगह हम 4 m पुट कर देते हैं डिवाइडेड बाई k अंडर द रूट। अब देखिए टी प्राइम इज इक्वल टू, ये जो 4 है इसको अंडर रूट के नीचे है, इसको बाहर ले आते हैं तो 4 का अंडर रूट हो जाएगा 2 और इस 2 को मैं डायरेक्ट यहां पर आगे करके लिख देता हूं 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 पाई m डिवाइडेड बाई k अंडर द रूट। अब t प्राइम इज इक्वल टू 2, ये 2 ये 4 वाला अंडर रूट ये 2 के इक्वल आ गया और बाकी ये जो 2 पाई m डिवाइडेड बाई k अंडर द रूट है ये t के इक्वल है। तो t प्राइम इज इक्वल टू 2p। अब ये जो नया टाइम पीरियड होगा ये डबल हो जाएगा ओरिजिनल टाइम पीरियड के। इसका मतलब कि हमारे पास ऑप्शन नंबर C होगा 4m वो ठीक होगा, यानी कि अब हमने इसको क्या कर दिया जी? डबल कर, इसको 4 टाइम्स हमने इंक्रीज कर दिया जिसकी वजह से टाइम पीरियड हो गया डबल। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। अ कार माउंटेड ऑन शॉक अब्जॉर्बर्स इज लाइक अ मास ऑन अ स्प्रिंग। कहा जा रहा है कि एक कार जिसको शॉक अब्जॉर्बर्स के ऊपर लगा दिया जाता है वो एक स्प्रिंग के साथ जिस तरह मैस बंदी होती है उस तरह वो एक्ट करती है, यानी कि एक मैस स्प्रिंग सिस्टम बन जाता है। इफ इग्नोर डैम्पिंग, अगर हम डैम्पिंग को नजरअंदाज कर दें, हाउ विल द फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑसिलेशंस चेंज इफ पैसेंजर्स आर एडेड टू द कार। तो जो फ्रीक्वेंसी होगी वो किस तरह चेंज होगी अगर पैसेंजर्स या कोई भी लोड कार के अंदर बैठ जाए, कार के अंदर लोड को डाल दें या पैसेंजर्स बैठ जाएं, तो फ्रीक्वेंसी किस तरह चेंज होगी। तो द फ्रीक्वेंसी की वैल्यू हमने बतानी है। ए है इंक्रीज करेगी, बी है डिक्रीज करेगी, सी है स्टे द सेम और डी है 0 होगी, बी 0। अब हमने देखना है तो मैस स्प्रिंग सिस्टम की जो फ्रीक्वेंसी है वो लिखते हैं। मैस स्प्रिंग सिस्टम की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो होती है 1/2 पाई k डिवाइडेड बाई m अंडर द रूट। ये है इसका फार्मूला। अब देखें मैस ऐड करेंगे हम तो f और m के दरमियान जो रिलेशनशिप है ये इनवर्स रिलेशनशिप है। m बढ़ेगा फ्रीक्वेंसी कम होगी, m कम होगा तो फ्रीक्वेंसी में इजाफा होगा। ये भी कांस्टेंट है, ये k भी कांस्टेंट है, सब कुछ कांस्टेंट है तो हम इसको लिख सकते हैं f इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/m अंडर द रूट। तो मैथ में यहाँ पर इजाफा हो रहा है क्योंकि कार के अंदर मुसाफिर बैठ रहे हैं या उसके अंदर लोड डाला जा रहा है तो फ्रीक्वेंसी में कमी वाकई होगी। तो जो ऑप्शन नंबर होगा यहाँ पर बी डिक्रीज, DECREASC, तो फ्रीक्वेंसी में कमी वाकई हो जाएगी। ये है हमारे पास आंसर क्वेश्चन नंबर 5 का। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 4 था। अभी क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। इफ द पेंडुलम कंप्लीट्स एग्जैक्टली 12 साइकिल्स इन 2 मिनट, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द पेंडुलम। अगर एक पेंडुलम 2 मिनट में 12 साइकिल मुकम्मल करता हो तो फ्रीक्वेंसी की, ये पेंडुलम की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी। हमने यहाँ पर पेंडुलम की फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है। पेंडुलम की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो किसके इक्वल होती है? 5। फ्रीक्वेंसी होती है नंबर ऑफ साइकिल्स, नंबर ऑफ
साइकिल्स डिवाइडेड बाय टाइम। अब फ्रीक्वेंसी को देखें, नंबर ऑफ साइकिल्स यहाँ पर दिए हुए हैं 12 और टाइम है 2 मिनट, और 2 मिनट जो है वो कितने होते हैं 120 सेकेंड्स। तो 12 को 120 से डिवाइड करेंगे तो जो ऑप्शन नंबर ए आएगा वो होगा 0.10 हर्ट्ज। तो ये होगा आंसर, ऑप्शन नंबर ए। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये है ऑप्शन नंबर ए जो कि यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 6 है, ये एमसीक्यू नंबर 6 है। अ सर्टेन पेंडुलम हैज एन आयरन बाब। एक पेंडुलम है, उसका एक आयरन बाब है, यानी पेंडुलम के आगे जो लोहे का गोला बंधा होता है उसको कहा जाता है आयरन बाब। When the iron barb is replaced with lead barb of the same size, its time period will। अगर इसी आयरन बाब को आप रिप्लेस कर दें, इसकी जगह आप लेड बाब ले आए, शीशे से बना हुआ एक गोला बांध दें पेंडुलम के साथ, धागे के साथ, तो इसका जो टाइम पीरियड होगा वो कितना होगा, टाइम पीरियड हमने फाइंड करना है। तो ऑप्शन है इसमें स्टे द सेम, बी है डिक्रीज, सी है इंक्रीज और डी है 0। तो देखें जो पेंडुलम का जो टाइम पीरियड होता है 6 है ये, वो होता है t इज इक्वल टू 2 पाई L डिवाइडेड बाई G अंडर द रूट। इस फार्मूले में L लेंथ है और G ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, यहाँ पर M मौजूद नहीं है, यानी मैथ्स का जिक्र इस फार्मूले में नहीं है। मैथ्स का जिक्र इस फार्मूले में नहीं है तो इसका ये मतलब है कि पेंडुलम का जो टाइम पीरियड होता है वो मैथ्स पे डिपेंड नहीं करता, चाहे लोहे का बाब इस्तेमाल करें, लेड का इस्तेमाल करें, गोल्ड का इस्तेमाल करें, पेंडुलम के टाइम पीरियड पर किसी किस्म का भी कोई असर नहीं पड़ेगा। तो इनमें से जो ऑप्शन नंबर है A6 का स्टे द सेम, ये है करेक्ट, स्टे द सेम। उसके बाद हमारे पास 7th है अ वेव ट्रांसपोर्ट्स। एक वेव जो है वो क्या चीज मुंतकिल करती है एक जगह से दूसरी जगह, एनर्जी बट नॉट मैटर, बी है मैटर बट नॉट एनर्जी, सी है बोथ एनर्जी एंड मैटर और डी है एयर। तो देखिए वेव जो है उसमें मीडियम के जो पार्टिकल्स होते हैं वो अपनी जगह पर ही रहते हैं, वो अपनी जगह से दूसरी जगह मूव नहीं करते बल्कि अपनी जगह पर ही ऑसिलेट करते हुए उनको अपने मिलने वाली तवानाई को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करते रहते हैं। तो इसका मतलब है कि वेव में जो मीडियम के पार्टिकल्स यानी कि जो मैटर होता है वो अपनी जगह पर ही मौजूद रहता है, जबकि जो एनर्जी होती है पार्टिकल्स को मिलने वाली वो उन पार्टिकल्स से आगे ट्रांसफर होती रहती है। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर होगा ए एनर्जी बट नॉट मैटर, ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगा 7 का, ए एनर्जी बट नॉट मैटर। आखिरी को देखते हैं, द बेंडिंग ऑफ वेव्स अराउंड द एजेस ऑफ द ऑब्स्टेकल इज। एक जो आपके पास ऑब्स्टेकल है उसके किनारों पर जो वेव्स का मुड़ना होता है, जो बेंड करना होता है, उसको क्या कहा जाता है। जैसे कि देखिए ये वेव आ रही है, आगे ये आपके पास ऑब्स्टेकल है, तो अब वेव इसमें से जब गुजरेगी इस ऑब्स्टेकल में से तो ये इसके एजेस जो है वो मुड़ना शुरू हो जाएंगे सर्कल्स की सूरत में। तो इसको रिफ्लेक्शन कहते हैं, रिफ्रैक्शन कहते हैं, डायफ्रैक्शन कहते हैं या डैम्पिंग कहते हैं। तो इसमें से जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी डायफ्रैक्शन। डायफ्रैक्शन की डेफिनेशन भी यही है जो कि इस एमसीक्यू में लिखी हुई है कि बेंडिंग ऑफ वेव्स अराउंड द एजेस ऑफ द ऑब्स्टेकल इज कॉल्ड डायफ्रैक्शन। तो डियर स्टूडेंट्स ये थे हमारे जो फिजिक्स 10th क्लास की फिजिक्स है उसके यूनिट नंबर 10 सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। उम्मीद है आपने इनको समझ लिया होगा कि कौन से करेक्ट ऑप्शन है और ये जो करेक्ट ऑप्शंस हमारे पास आ रहे हैं ये किस वजह से आ रहे हैं, इनके पीछे लॉजिक क्या है। तो इसके बाद जो बाकी हमारे पास यूनिट्स हैं फिजिक्स के, मेरी कोशिश होगी कि तमाम यूनिट्स के जो एमसीक्यूज हैं उनको मैं अपलोड करूं। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली जितनी भी मेरी वीडियोस होंगी उनके नोटिफिकेशन भी आपको मिले। बेल आइकन को भी काइंडली प्रेस कर दें और साथ साथ आपको जब नोटिफिकेशन मिले आप उन वीडियोस को देखें और आपके जो 10th क्लास के एमसीक्यूज हैं ये अच्छी तरह से प्रिपेयर हो सकें। थैंक यू।